Hey guys, this is me प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। बीए वाले स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास है ऑन योर डिमांड बीए थर्ड सेम। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपकी बुक है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो पहला चैप्टर हम इसमें देखेंगे उत्तर उपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया, लोकतंत्र के आयाम, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि उत्तर उपनिवेशिक का क्या अर्थ है, लोकतांत्रिकरण का क्या अर्थ है। उत्तर औपनिवेशिक, इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश का अर्थ होता है जब कोई देश अन्य क्षेत्र पर, अन्य देश पर या अन्य किसी क्षेत्र पर, अपने देश के बाहर अन्य किसी क्षेत्र पर अधिकार करता है, उस पर अपना कब्जा जमाता है, उस पर अपना शासन करता है, तो वो जो क्षेत्र होगा वो उस देश का उपनिवेश कहलाएगा। जैसे भारत ब्रिटेन का 200 सालों तक उपनिवेश बन के रहा। ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया, यहाँ अपना शासन चलाया, भारत को 200 सालों तक गुलाम बना के रखा, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। उत्तर उपनिवेश, अब इस उपनिवेश के बाद जब भारत स्वतंत्र होता है तो आज़ादी के बाद भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी स्थितियों को जानना उत्तर उपनिवेशीकरण के अंतर्गत आएगा। उत्तर उपनिवेश के बाद भारत को सबसे पहले मिली लोकतांत्रिकरण व्यवस्था। लोकतंत्र का अर्थ होता है जो शासक हैं उनका चुनाव जनता स्वयं करती है। अपने लिए सरकार का गठन जनता के द्वारा किया जाता है, उनके मत के द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था को कहते हैं हम लोकतंत्र। लोकतंत्रीकरण, इस व्यवस्था का आना। भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में। 1947 में भारत आज़ाद होता है, यानी कि पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब जो 1947 के बाद जो टाइम पीरियड होगा उसको हमने बोला उत्तर उपनिवेशिक। तो अब इस उत्तर उपनिवेशिक काल में भारत के सामने क्या क्या कठिनाइयां आई, लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाने में क्या प्रॉब्लम्स हुई, भारत ने किस तरह अपने आप को मजबूत बनाया, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना किया, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। उत्तर उपनिवेशिक भारत के सामने आई समस्याएं। पहली चुनौती क्या थी? एकता के सूत्र में बांधना। आज़ादी के टाइम पर सबसे बड़ी जो हमारे भारत में जो बीज बोया गया था वो था बंटवारे का। भारत को आज़ादी मिलती है लेकिन बंटवारे के साथ। 1947 में भारत आज़ाद होता है, लेकिन इसी के साथ भारत इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड भी होता है। तो अब जो भारत की जनता थी, भारत एक विविधता वाला देश है, ये हम जानते हैं, जहाँ अनेक धर्म, अनेक जाति और संस्कृतियां, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, उस समय भारत में जो असमानताएं थी, सामाजिक असमानताएं, किस तरह आज़ादी के बाद पूरे भारत को एकजुट करके रखना है, ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करना। लोकतंत्र व्यवस्था यानी कि अब सरकार चुनने का अधिकार जनता के हाथों में दे दिया गया, नागरिकों को मत देने का, मतदान करने का अधिकार दिया गया। भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। इन विशिष्टताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी। और बिल्कुल सही बात है, आज के टाइम में भी आज की राजनीति भी वोट बैंक की राजनीति हो चुकी है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता को लुभाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती आपको नजर आती हैं। तीसरी बड़ी चुनौती रहती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के बाद एक ऐसे समाज का गठन करना जिसमें सभी की भलाई हो, ना कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से संपूर्ण समाज का भला हो, ना कि किसी विशेष तबके का। इस मोर्चे पर भी भारतीय संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट थर्ड में आते हैं, और समानता का अधिकार आता है आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक।
पहले हम जानते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में भारत, और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत की जो संविधान सभा है उसका गठन होता है। जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही संविधान सभा बनी थी। तो कुल जो सदस्य चुनकर आए थे वो आए थे 389। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 6 दिसंबर 1946 को। उस टाइम तक संविधान सभा के एक अस्थायी सदस्य चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष चुना गया था। वरिष्ठ मतलब सबसे ज़्यादा वो सीनियर थे संविधान सभा में। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य चुन लिया गया राजेंद्र प्रसाद को। संविधान निर्माण में जो हमारा कुल समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसके बाद हमारा संविधान पूरी तरह बनके तैयार था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भागों को लागू किया गया था। पूरी तरह हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उत्तर उपनिवेशीकरण के बाद में भारत के सामने क्या समस्या आई उनको जानते हैं। देशी रियासतें एवं उनका एकीकरण। भारत में उस टाइम पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अभी राजा, जिन पर राजाओं का शासन था, जिनको हम देशी रियासतें बोलते थे। अब आज़ादी के बाद जो राजा थे जो अपने क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, अपना शासन नहीं छोड़ना चाहते थे, तो उनके सामने ऑप्शन था या तो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर अपना स्वतंत्र रहें। ऐसी स्थिति में ये भारत की एकता को कमजोर करने वाली स्थिति थी। भारत की रियासतें थी 562, जिनको अधिकांश मोस्टली सबको भारत के क्षेत्र के अंदर ले लिया गया था 15 अगस्त 1947 तक। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी रियासतें थी जो भारत में सम्मिलित नहीं हुई थी, जिनमें हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। हैदराबाद रियासत, यहाँ निजाम का शासन था। निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई की और 1948 में भारत में शामिल कर लिया। जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ में विद्रोह के बाद वहाँ की प्रजा के अनुरोध पर उसे राष्ट्रीय हित में भारत में मिलाया गया और नवाब पाकिस्तान चले गए। कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद कश्मीर के राजा भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और कश्मीर भारत में शामिल होता है। भारत की स्थिति उस टाइम पर ऐसी थी क्योंकि 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। हम ब्रिटेन के उपनिवेश बनकर रहा भारत, जहां भारत का लगातार शोषण होता रहा। भारत की कृषि व्यवस्था, भारत की मार्केट, भारत की शिक्षा व्यवस्था, गरीबी अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। तो ऐसे में आज़ादी के बाद हमें आगे के लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को लेके चलें, किन चीज़ों पर काम किया जाए, कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो उसके लिए आर्थिक नियोजन लाए गए, जिन्हें हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। भारत में लोकतांत्रिकरण की अवधारणा को स्थायित्व देने के लिए अगली कड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था, यानी कि मजबूत करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में था। कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि सभी दृष्टियों से भारत अत्यधिक कमजोर था। इस वजह से 1950 में उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसे हम प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। ये एक गैर संवैधानिक निकाय था। गैर संवैधानिक निकाय वो होता है जो संविधान में, ओरिजिनली संविधान में नहीं दिया होता। गैर संवैधानिक निकाय की नियुक्ति की गई और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण शुरू हुआ। एक संस्था बनती है जिसका नाम है योजना आयोग, और इसका काम था, एक संस्था बनती है योजना आयोग जिसका काम था 5 वर्ष के लिए योजनाएं तैयार करना।
पहली पंचवर्षीय योजना आती है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है आपका 1951 से 1956 तक, 5 साल के लिए। उद्देश्य था, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि, मूल्य स्थिरता, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना, किस तरह से निवेश करना है, किस तरह से हमें अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाना है। इसके बाद आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। पहली आती है आपकी 1951 से 56, 5 साल के लिए। दूसरी आती है 56 से 61, 5 साल के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, तीव्र औद्योगिकरण करना, सार्वजनिक क्षेत्रों पर बल देना। सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो सरकार के अंडर में होते हैं, जो सभी के लिए समान दिए जाते हैं। महालनोबिस मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। बुनियादी उद्योगों पर भी बल दिया गया था। यानी कि ये जो हमारी सेकेंड पंचवर्षीय योजना आई, इसका उद्देश्य था भारत की विकास दर को तेज करने के लिए औद्योगिकरण हो, जिससे रोजगार विकसित हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है आपकी 61 से 66 के लिए। इस योजना का उद्देश्य था कृषि और गेहूं क्षेत्र में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस टाइम पीरियड में भारत के 2 युद्ध होते हैं, एक तो 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, में 1965 से 66 भारत के 61 से लेकर जो 66 तक की तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उस बीच में भारत के 2 युद्ध होते हैं। तो इस कारण ये योजना हमारी असफल रही। जो इसने अपने उद्देश्य निर्धारित किए थे, उन्हें पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, अब इसके बाद में क्या होता है कि पंचवर्षीय योजनाएं बननी बंद हो जाती हैं, एक एक साल के लिए प्लान आते हैं। तो इस बीच में 66 से और 69, इन 3 सालों के लिए 3 एनुअल प्लान्स लाए गए। 3 वार्षिक प्लान तैयार किए गए। पहला 66 से 67, दूसरा 67 से 68 और तीसरा 68 से 69 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस दौरान लगातार 3 वर्षों तक पंचवर्षीय योजना तैयार न हो सकी, जिससे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 56, दूसरी 56 से 60, तीसरी 61 से 66। इसके बाद में 3 साल तक वार्षिक योजनाएं, एक एक साल के लिए योजनाएं बनाई गई। तो ये जो 3 साल का टाइम पीरियड है, इसको हम योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। उस समय विद्यमान खाद्य संकट की समस्या की वजह से वार्षिक योजनाओं का मुख्य जोर कृषि पर था। इन योजनाओं के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ऐसे हम अपनी कृषि को बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए उच्च उत्पादकता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई के प्रयोगों पर जोर दिया गया। इसके बाद फिर से तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 61 से 66 तक रही। इसके बाद में 3 साल तक वार्षिक प्लान बने, 67 का, 68 का और 69 का। तो इसके बाद में अब 69 से आगे फिर से हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। तो इस टाइम पीरियड में भारत का जो उद्देश्य था इन योजनाओं का, वो ये रहा कि हम कैसे भारत को खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बनाएं, यानी कि भारत अपने खाने की पूर्ति कर सके। इसके लिए हमने कृषि क्षेत्रों में अधिक ध्यान दिया, घरेलू खाद्य उत्पादन में सुधार किया, विदेशी सहायता पर निर्भर न रहें। सरकार द्वारा 24 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया एवं हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 62 और 65 में चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत में सूखा भी पड़ता है, जिससे भारत की जो कृषि थी वो प्रभावित हुई और जिससे भारत में खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, 2 वर्ष के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था गरीबी को खत्म करना और आत्मनिर्भर बनाना। ये जो मॉडल पेश किया गया, ये जो मॉडल तैयार किया गया था, ये किया गया था डीडी धर द्वारा। ये थर नहीं है, धर है। डीडी धर द्वारा तैयार किया गया था। ये खत्म हो जाती है आपकी योजना 1978 में। इसके बाद में रोलिंग प्लान्स आते हैं।
1979 से 1980 के लिए। छठी पंचवर्षीय योजना फिर से 1980 से और 1985 के लिए बनती है, 5 वर्ष के लिए। उद्देश्य था गरीबी दूर करना, उत्पादकता को बढ़ावा देना, तकनीकी का आधुनिकीकरण करना। इस समय महत्वाकांक्षी गरीबी निवारण कार्यक्रमों को अपनाकर पहली बार प्रत्यक्ष रूप गरीबी की समस्या पर वार किया गया। 7वीं योजना आती है आपकी 1985 से 1990 के लिए। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था उत्पादकता, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, कार्य रोजगार सर्जन करना। पहली सरकार क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता मिली। अब निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट क्षेत्र हैं उनको प्राथमिकता मिलने लगी, जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिल सके। शीर्ष स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990 से 1991 से 1992 में वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। जैसे 1966 से 1969 तक वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी, वैसे ही 90 के बाद में 91 और 92 के लिए भी वार्षिक योजनाएं तैयार हुई। इसके बाद आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 92 से 1997, इन 5 सालों के लिए। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक योजनाएं लाई गई जिन्हें हम LPG रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिनको हम बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो 1992 से 1997 में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है उसी के अंतर्गत आपके LPG रिफॉर्म्स आए। इस रिफॉर्म्स में जो भारत ने नीतियां बना के रखी थी, अन्य देशों के साथ जो संबंधों को थोड़ा कठोर करके रखा था, उन्हें थोड़ा सरल किया गया। भारत विदेशी निवेश को भारत में आने के लिए थोड़े सरल नियम बनाए गए। विदेशी निवेश भारत में आएगा, विदेशी कंपनियां भारत में आके इन्वेस्ट करेंगी, उससे भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, भारत के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, भारत के लोगों को भी रोजगार मिलना शुरू होगा। इसलिए LPG रिफॉर्म्स लाए गए। 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है आपकी इससे आगे 1997 से 2002 के लिए। इसका उद्देश्य न्याय एवं समानता के साथ विकास करना है। इन 4 आयामों पर बल दिया। जीवन की गुणवत्ता, किस तरह से हम अपने जीवन स्तर को अच्छा बना सकते हैं। उत्पादक रोजगार का सर्जन करना, संतुलन और आत्मनिर्भरता, किस तरह से रोजगार के क्षेत्रों को ज़्यादा सर्जन किया जाए, संतुलन बना के रखना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। अभी पंचवर्षीय योजना आती है आपकी 2002 से 2007। इस योजना का जो उद्देश्य था वो अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना है। जो भारत के लोगों की इनकम है, एक सिंगल व्यक्ति की जो इनकम है उसको आने वाले 10 सालों में 2 गुना करना। गरीबी अनुपात को 2012 तक 15% तक कम करना। इसके बाद आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 2012 के लिए। इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्र और अधिक समावेशी समृद्धि करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना इससे आगे आती है आपकी 2012 से 2017। इस योजना का जो उद्देश्य था वो तीव्र और समावेशी और सतत समृद्धि का लक्ष्य है। सब इसके बाद में जो योजना आयोग था उसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। वर्ष 2015 में नीति आयोग भारत सरकार के पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में, इसको पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया योजना आयोग के स्थान पर। इसी के साथ आपकी BA 3rd सेम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो so please subscribe the channel and share.